डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 क्लास 11th बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और यहाँ हमारे सिलेबस में क्लास 11th में केवल 2 किंगडम का डिस्कशन किया गया है, दैट इज़ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट हियर वी विल डिस्कस ऑल द क्लासिफिकेशन, means 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom classification. And the 5 kingdom classification is the most important, and that was given by the R.H. Whittaker. तो R.H. Whittaker ने इसको दिया था और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं इस चैप्टर को चैप्टर 2 को रिलेट करूँगा चैप्टर 1 लिविंग बर्ड के साथ, और फिर वापस आऊँगा चैप्टर 2 पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, और शुरू करते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले चैप्टर 1 यानी कि द लिविंग बर्ड का थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ हम करेंगे। द लिविंग बर्ड, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिविंग बर्ड? हाउ वी कैन स्टडी द लिविंग बर्ड? सो देयर इज अ लिविंग बर्ड इज सो डाइवर्स एंड लिविंग डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है जब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो द नंबर इज़ टू लार्ज। आगे मैं दिखाऊंगा दूसरी स्लाइड में कि टोटल अर्थ पे 7 मिलियन स्पीशीज़ मिलती हैं। यदि ये नंबर इतना ज़्यादा है तो क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, हाउ वी कैन स्टडी द लिविंग बर्ड। यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन स्टडी द लिविंग बर्ड, हम लिविंग बर्ड को कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो टू स्टडी द लिविंग बर्ड वी नीड ए क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन इज द की टू अंडरस्टैंड दिस लार्ज लिविंग बर्ड। तो हम इस लार्ज लिविंग बर्ड को केवल और केवल क्लासिफिकेशन की हेल्प से ही समझ सकते हैं। ओके, वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी? हम इस डाइवर्सिटी को क्यों स्टडी करते हैं? तो वेरियस रीजंस आर गिवन हियर। ओके, टू स्टडी द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिज्म in a uniform way, and 2 more reasons are written here. Next, यदि हम बात करें how we can study this large living bird, हम इस large living bird को स्टडी कैसे करेंगे? अभी मैंने कहा था classification is the key to understand this large living bird. सो ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज़, हमने देखा बहुत सारे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज़ वी नीड ए सिस्टमेटिक अप्रोच, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू द क्लासिफिकेशन, एंड द वेरियस स्टेप्स आर गिवन हियर। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, third is grouping, and fourth is the classification. So these are the systematic approaches through which we can classify the living bird. जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा, पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी ग्रुपिंग करेंगे, एंड देन क्लासीफाई हम लोग करेंगे। अब हम इस लिविंग बर्ड को जाके कनेक्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो हम लोग यहाँ इसको चैप्टर 2 के साथ कनेक्ट करते हैं, और आप देखिएगा यहाँ पे स्पीशीज़ ऑन अर्थ, ये स्लाइड में आपको दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो यदि आप टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ देखें तो 7 मिलियन स्पीशीज़, 1 मिलियन हैव 10 लाख, सो 7 मिलियन हैव 70 लाख। अर्थ पे टोटल स्पीशीज़ 70 लाख मिलती हैं। अभी तक हम लोगों ने कितनी स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया यदि हम बात करें तो टोटल डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ आर 1.7 to 1.8 मिलियन।
लगभग 17 से 18 लाख स्पीशीज़ को हम लोग अभी तक डिस्कवर्ड कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनकी नेमिंग अलॉट हो चुकी है, उनको क्लासीफाई कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अनडिस्कवर्ड की बात करें तो अनडिस्कवर्ड का नंबर कहीं ज़्यादा है। इन फ्यूचर दे विल बी डिस्कवर्ड एंड तब उनका क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो हम देखें नंबर अनडिस्कवर्ड का ज़्यादा है। अभी जो स्पीशीज़ फ्यूचर में डिस्कवर होंगी वो लगभग 52 से 53 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर होनी बाकी हैं। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डाटा है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू होता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले 4th सेंचुरी में दो फिलोसोफर थे, अरस्तु एंड थियोफेस्ट्रस। यदि हम थियोफेस्ट्रस और अरस्तु की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द अरस्तु एंड द थियोफेस्ट्रस, दिस इज अरस्तु एंड दिस इज द थियोफेस्ट्रस। तो पहले हम अरस्तु को देखते हैं। अरस्तु ने क्या करा, आप जानते हैं अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड थियोफेस्ट्रस इज द फादर ऑफ बॉटनी। दोनों के दोनों लोग फिलोसोफर थे और उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज अ सिंपल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड वाज बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। मतलब साइंटिफिक मैनर में क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। बोथ वर द फिलोसोफर एंड दे गिव द क्लासिफिकेशन इन ए सिंपल आर्टिफिशियल वे। फर्स्ट ऑफ ऑल अरस्तु, he classified animal into two groups and those having red blood cells and those having no red blood cells। तो इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जिनके अंदर हमारा रेड ब्लड सेल्स होती हैं और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। थियोफेस्ट्रस की बात करें, ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू हर्ब्स एंड श्रब एंड ट्रीज। तो इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, स्मॉल हर्ब्स, मीडियम साइज श्रब्स एंड टॉल ट्रीज। ओके, तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूँ अरस्तु और थियोफेस्ट्रस दोनों के दोनों फिलोसोफर हमारे 4th सेंचुरी में थे। अभी सेंचुरी चल रही है 21st। अर्थ इज द होम टू एन इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ and there is so much more to discover। अर्थ क्या है हमारा, इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मिलती है एंड देयर इज स्टिल सो मच मोर टू डिस्कवर। और आने वाले टाइम में बहुत सारी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सिंपल वे में दोनों फिलोसोफर्स ने अपने क्लासिफिकेशन दिए और यहाँ पे सिंपल वे में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया that was based on the easily observable characters। हम यदि बात करें तो यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन शुरू होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें देखना है हु प्रपोज दिस क्लासिफिकेशन। तो यू हैव टू लर्न दिस क्लासिफिकेशन was proposed by the Carolus Linnaeus। in which year? In year 1735 means in 18th century। अब आप देखिएगा जो अरस्तु थे और जो थियोफेस्ट्रस थे वो 4th सेंचुरी में थे और यहाँ कैरोलस लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन 18th सेंचुरी में दिया, मीन्स इन ईयर 1735। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा we can divide the living bird into 2 groups, one is Plantia and second is Animalia। तो इन्होंने कहा दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल्स जो यूकैरियोटिक होते हैं एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ, दे आर डिपेंड ऑन अदर्स। So this was the first classification which was proposed by the Carolus Linnaeus in year 1735। तो ये हमारा लीनियस ने कहा। अब हम मूव करते हैं
थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ, सो थर्ड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नेस्ट हैकेल proposed this classification in year 1866. सो हैकेल ने क्या करा, इस टू किंगडम के अंदर एक किंगडम और ऐड कर दिया. वो किंगडम हमारा था प्रोटेस्टा. वो किंगडम कौन सा था? प्रोटेस्टा. तो प्रोटेस्टा के अंदर जो हैकेल ने प्लेस किया वो मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया. तीसरे हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े तो दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कोपलैंड. केवल लास्ट का नाम आप याद कर लीजिएगा, वैसे तो हार्बर्ट एफ कोपलैंड इनको कहते हैं. ये ईयर 20 सेंचुरी की बात है. इन ईयर 1938 20 सेंचुरी में इन्होंने दिया था. इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन किंगडम के अंदर एक किंगडम और ऐड करा, एंड दैट वाज द मोनेरा. इन्होंने मोनेरा को ऐड कर दिया. तो यहाँ पे इन्होंने चार किंगडम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियर एंड एनिमेलिया. मोनेरा के अंदर इन्होंने क्या माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस किए, जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं. दे मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड दे मे बी हेट्रोट्रॉपिक. फ्यू आर ऑटो एंड फ्यू आर हेट्रो. लिमिटेशन क्या थी इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि कोपलैंड ने प्रपोज किया? द फंजाई वॉज नॉट गिवन ए सेपरेट किंगडम. क्यों? कि फंजाई को यहाँ प्लांटिया किंगडम में प्लेस किया गया था. यहाँ पे नीचे की तरफ हमारी दो पॉइंट लिखे हुए हैं. These classification system were important steps in understanding the diversity of life on earth. Yes, by through this classification ये आसान हो पाया कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी कर सकते हैं. आगे हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, जिसमें 5 किंगडम दिए गए, एंड दैट वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड बाय द R.H. विटेकर इन 1969. तो यहाँ पे R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन हमारे सामने है, और अब हम डिस्कशन करते हैं R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन का. तो R.H. विटेकर का यदि क्लासिफिकेशन आप देखें, प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर इन ईयर 1969, यानी कि इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया 5 किंगडम वो 1969 में दिया, यानी कि 20th सेंचुरी. जो 4 किंगडम थे उसमें इन्होंने एक किंगडम और ऐड करा, दैट वाज द मोनेरा. तो इन्होंने अपने किंगडम में मोनेरा को ऐड करा. तो अब हमारे टोटल हो गए 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया. The features are given here. सेल टाइप मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी चारों किंगडम के अंदर हमारा यूकैरियोटिक सेल होती है. इसके अलावा यदि आप देखें इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, हमारा ये यूनिसेलुलर होते हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा हमारे मोस्टली यूनिसेलुलर एंड सम में बी कॉलोनियल, फंजाई मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यूज मिल सकते हैं, जबकि प्लांटिया के अंदर हमारे टिश्यू ऑर्गन मिलेंगे, और एनिमेलिया के अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मेंशन किया गया, सेल वॉल भी मेंशन की गई है. तो आप देखेंगे यहाँ पे यदि हम डिस्कशन करें तो ये प्लांट के अंदर जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, एनिमल के अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. यहाँ पे ये सैप्रोफिटिक यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फंजाई के अंदर मिलता है. और भी यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिस्कशन किया गया, एंड वेरियस एग्जांपल्स आर रिटन हियर. अभी यहाँ मैं चर्चा करता हूँ पीछे जो हमारी स्लाइड थी. यहाँ 4 किंगडम में जो कि प्रपोज किया था कोपलैंड ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमेलिया,
यहाँ पे इन्होंने प्रोटिस्टा को फंजाई को ऐड करा था, नॉट मोनेरा। मोनेरा ऑलरेडी वॉज एडेड बाय द कोपलैंड, तो फंजाई इन्होंने यहाँ ऐड करा था, जबकि 4 किंगडम के अंदर फंजाई प्लांटिया के अंदर हम लोग स्टडी करते थे। अब हम डिस्कशन करें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल वूज इन ईयर 1977। ये भी 20वीं सेंचुरी में दिया गया, और यहाँ वही थे जैसे आप देखेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिए और एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट हमारा किंगडम था मोनेरा, इन्होंने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, और ये 2 ग्रुप हमारे कौन से थे, आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मैं आपको बता दूं, आर्क बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। आर्क बैक्टीरिया अनयूजुअल हैबिटाट, हार्श हैबिटाट में मिलते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया कॉमन हैबिटाट्स में मिलते हैं, यानी कि यूजुअल हैबिटाट में मिलते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होती है, यानी कि सेल वॉल इज विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकेन। और यू बैक्टीरिया हमारे टफ होते हैं, मीन्स दे आर हार्ड बिकॉज दे हैव सेल वॉल विच इज मेड अप बाय द पेप्टाइडोग्लाइकेन। Arc bacteria unusual habitat means they are found in the thermal bands, they may be found in the deep ocean, they may be found in the desert, they may be found in the ice। तो ऐसी जगह जहाँ कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, वहाँ आर्क बैक्टीरिया रह सकते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम में डिवाइड किया, आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो यहाँ आप देखेंगे क्लियरली मेंशन है। और एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि हम बात करें, द क्लासिफिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द नेमिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, मीन्स रिलेशनशिप इन द लिविंग बर्ड। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द नेमिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप इन द लिविंग बर्ड। यदि हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इन्होंने मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 2 किंगडम में डिवाइड किया, दैट वाज द आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, एंड बेस्ड ऑन द फंडामेंटल जेनेटिक डिफरेंसेस। अब यहाँ एक स्लाइड मैंने दी है, आप देखेंगे, और सारे के सारे क्लासिफिकेशन को समराइज किया है। जो हमारे साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, उनके साथ साथ 2 लोग और थे, दैट इज कैंडलर एंड वैलिस। उन्होंने ये कहा कि लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। आप देखेंगे डोमेन सिस्टम, लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। पहला डोमेन होता है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड डोमेन होता है हमारा आर्किया, और थर्ड डोमेन होता है हमारा यूकैरिया। यदि हम इन डोमेन्स का डिस्कशन करें, तो आप देखेंगे बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, आर्किया मीन्स फॉल्स बैक्टीरिया। जब अर्थ बनी थी तो सबसे पहले आर्क बैक्टीरिया बने थे, और आर्क बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, मीन्स उनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। एंड आर्क बैक्टीरिया से ही हमारे यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे। तो ये लाइफ के 2 डोमेन हो गए, फर्स्ट इज द आर्क, second is bacteria, and third domain is the eukarya, means eukaryotic organism बने, eukaryotic organism बने। तो ये हम कहते हैं लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। तो तीनों डोमेन, ये 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था? दिस 3 डोमेन सिस्टम वॉज गिवन बाय द 3 साइंटिस्ट, वूज, कैंडलर एंड वैलिस। अब यहाँ समराइज किया गया है हमारे क्लासिफिकेशन को, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। So they are already discussed and finally the 3 domain system was given। तो लाइफ के 3 डोमेन होते हैं बेटा,
यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम आएंगे, यानी कि फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। बाकी हमारे 2 आर्क बैक्टीरिया और बैक्टीरिया होते ही हैं। सो क्लासिफिकेशन का क्या बेनिफिट है? क्लासिफिकेशन हेल्प अस ऑर्गेनाइज द ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड स्टडी ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक वे। इस स्लाइड के साथ साथ मैंने एक स्लाइड और ऐड करी है, हालांकि वो ज़्यादा डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं है, फाइलोजेनेटिक ट्री। आप देखेंगे इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर यदि हम बात करें, सो दिस इज़ द कॉमन एंसेस्टर, और इस कॉमन एंसेस्टर से आप देखेंगे हमारे जो 6 किंगडम थे, यानी कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ, वो इसी से इवॉल्व हुए हैं। आप देखिएगा यहाँ पे बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया 2 डोमेन हो गए, और ये हमारा तीसरा डोमेन हो गया जिसको हम कहते हैं यूकैरिया। इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। सो कहीं ना कहीं ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स originated from the common ancestor, and this tree diagram is representing the phylogenetic tree, means this is the tree of life. Okay, so phylogeny है क्या? This phylogeny is the study of evolutionary relationship among the organism, मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ही इवॉल्व हुए हैं, विद टाइम इवोल्यूशन हुआ और नए नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। यदि हम की पॉइंट्स की बात करें तो आप देखेंगे की पॉइंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। इन की पॉइंट्स को आप देखिएगा एक बार, क्या कहता है ये? दैट इज अ ब्रांच पॉइंट रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्टर, एंड द क्लोजर द ब्रांचेस द क्लोजर द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये वैसे तो दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट यहाँ ये स्लाइड मैंने ऐड की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको हम कुछ एविडेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे एनाटॉमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, मॉलिकुलर एविडेंसेस एंड द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मीन्स fossils. So why this phylogenetic relationship are important? So various reasons are written here. They help us understanding the evolutionary history and diversity of life. They helps in classification of organisms based on natural relationship. Helps in predicting similarities and differences among organisms, and useful in fields like the medicine, agriculture, conservation of the biotechnology. तो हम ये जान पाएंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसे सबका एंसेस्टर एक ही है, और विद द टाइम दे चेंज एंड इवॉल्व इनटू द न्यू स्पीशीज़। तो कैसे सारी स्पीशीज़ बनी, कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये हमने यहाँ इसके अंदर 5 क्लासिफिकेशन पढ़े, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे फर्स्ट किंगडम, दैट इज़ मोनेरा। तो मोनेरा को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।